देखो इकोनॉमिक स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट TR जैन की बुक है ये, क्लास 12th की। फिर आपकी ये NCERT आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको इससे स्टार्ट करवाऊंगी। चैप्टर 1 जैसे इसमें है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो पहले इस बुक से कंप्लीट कराऊंगी। लास्ट पार्ट में ये बुक देखेंगे। TR जैन से करने के बाद इसके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, 1-2 पॉइंट्स रहेंगे तो वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब मैं आपको दोनों बुक करा दूंगी पूरी, बस वीडियो देख लेना, प्रॉपर कवर हो जाएगा। और ये मेरी 12th की ही बुक है तो आपको थोड़ी दिखेगी, ये पेंसिल ज्यादा चल रखी होगी। तो करते हैं बिगिन। चलो 97 मार्क्स थे मेरे इसमें इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में। हाँ, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान से देखते जाना, समझ सब कुछ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, देखो तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जब हम आज़ाद हुए थे ना 15 अगस्त 1947, तो उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। क्या ब्रिटिश ने हमारी इकोनॉमी को इतना बेकार बना दिया था जब उन्होंने हमें रूल किया था, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कहानी की तरह सुन लेना, काफी अच्छा चैप्टर है। तो ब्रिटिश रूल से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट थी, काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस थी, हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। एग्रीकल्चर फ्रंट पे सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी हमारी थी, जहाँ पे जो ऑनर्स ऑफ द लैंड थे वो कल्टिवेटर्स ही थे, जो लैंड पे उगा रहे हैं क्रॉप्स, उन्हीं की वो लैंड होती थी बेसिकली। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा काफी अच्छा था उस टाइम पे, मतलब अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो था हमारा काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस था। हमारे जो एक्सपोर्ट थे, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करा करते थे हम, तो दे एंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन। सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो है वो फेमस थे इंडिया के, बिकॉज काफी ज्यादा फाइन क्वालिटी के सिल्क और कॉटन मिलती थी हमारे यहाँ पे। मेटल और प्रीशियस स्टोन वर्क भी फेमस थे, क्योंकि क्राफ्ट्समैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यहाँ पे काफी अच्छी थी। स्किल्ड लेबरर्स हमारे यहाँ पर थे क्राफ्टमैनशिप में, जो अगर हम देखें तो। ठीक है, ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर आए, सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन करा उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का, एक एक करके चीजों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, उसको सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना लिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट था उसको एक्सप्लॉइट कर दिया था अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, चीप रेट्स पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे यहाँ से। रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था उसको एनकरेज करने लगे, जिससे कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है वहां पे सप्लाईज बढ़ जाए। इंडिया से जो है सस्ते रेट में रॉ प्रोडक्ट लेते, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज में भेज देते, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी एक्सप्लॉइट हो गई थी बिल्कुल। जो इम्पोर्ट है ब्रिटिश गुड्स का वो इन्होंने एनकरेज कर दिया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में आ गया था। इस पेज पे है, ठीक है। सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया था इन ब्रिटिश ने, अपने फेवर में काम किया था। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया था उसका। वाइब्रेंट इकोनॉमी से एक स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी बना दी थी। स्टेगनेंट यानी कि कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है अब, ठीक है, ये हालत इन्होंने कर दी थी। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे ये कुछ फीचर्स थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के। तो ये फीचर्स पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स कैसे थे बता दो। तो 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है स्टेगनेंट इकोनॉमी, कि उतनी है, कोई ग्रोथ नहीं है हमारे यहाँ पर, या बिल्कुल कम ग्रोथ हो रही है इनकम में, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कभी ट्राई नहीं किया कि इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जो दादा भाई नरोजी हैं, विलियम डिगबॉय हैं, फिंडले श्रेयास है, VKRV राव है, RC देसाई है, कुछ उस टाइम पे नोटेबल इंडिविजुअल्स थे इंडिया में जिन्होंने कोशिश करी थी इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की, राइट। और ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों ने ट्राई किया है, सबके जो रिजल्ट्स थे वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग थे, अलग अलग रिजल्ट्स थे लोगों के, ठीक है। जो एस्टिमेट्स थे वो रिवील करते थे ये चीज, जो कंट्री की ग्रोथ है, राइट। Most of the estimate reveals that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. मतलब कितनी कम ग्रोथ हो रही है इंडियन इकोनॉमी की। क्यों? ब्रिटिश इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को।
जो ग्रोथ थी पर कैपिटा आउटपुट में पर ईयर, इट वाज ओनली एंड ओनली 0.5%। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो कम हो गया था। एपिडेमिक्स, फेमाइंस, रिकरिंग फिनोमिना बन गए थे इंडियन इकोनॉमी पे उस टाइम पे। बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी यानी कि लो पर कैपिटा इनकम है। स्टेगनेंट इकोनॉमी यानी कि लिटल या नो ग्रोथ है इनकम में। और बैकवर्ड इकोनॉमी यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो उस टाइम पे हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपए थी। कैन यू इमेजिन, ओनली ₹230। जो पॉपुलेशन थी वो पुअर पॉपुलेशन थी इंडिया में। फूड उनको नहीं मिलता था सफिशिएंट क्लोथिंग उनके पास नहीं थी, शेल्टर उनके पास नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों थी? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई थी इंडिया में। ठीक है। इस वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंडिया में हो गई थी। पॉवर्टी यानी कि गरीब लोग हैं, यानी कि ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम कम है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड था इंडियंस के लिए। बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि रूरल इकोनॉमी हमारी थी बेसिकली। ठीक है। इट वॉज सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी। तो 72% जो कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में उस टाइम पे एंगेज थी। और कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का सिर्फ 50% था। इसका मतलब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, 72% लोग एक जगह काम कर रहे हैं, फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50%। तो बैकवर्डनेस दिखाता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर की। जो सेक्टर है उसके अंदर लो प्रोडक्टिविटी थी, ऑब्वियसली, जिसकी वजह से लो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, 1947-48 के टाइम पे। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया में था, इट वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। लेकिन ब्रिटिश ने अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लेके आई है। ब्रिटिश लोग सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करा है इंडिया के इकोनॉमी को, इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिश ने। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, कोटाज इंडस्ट्रीज थी, वो बिल्कुल ही बेकार हालत में थी। हैवी इंडस्ट्रीज जो थी बहुत कम थी पहली बात तो, और जितनी भी थी बहुत ही कम ग्रोथ उनकी हो रही थी। राइट। और जो बड़ी बड़ी मशीन्स थी, कैपिटल गुड्स थी, खुद थोड़ी बना रहे थे अपने देश में, मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहे थे इंडिया में, इंपोर्ट कर रहे थे ऑब्वियसली। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगेन ब्रिटेन का फायदा, इंडिया को नुकसान। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हमारी कंट्री जो है हेविनली इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट, मशीनरी के लिए भी, या अगर हम कुछ छोटी मोटी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें भी कोई इक्विपमेंट चाहिए, तब भी हम वो चीजें सारी क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों से, मेनली ब्रिटेन से। जो आर्म्ड फोर्सेज हैं हमारे देश की, वो भी फॉरेन इम्पोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट थी कि अगर उन्हें कुछ डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए फॉरेन से इम्पोर्ट कर लिया। कंज्यूमर गुड्स भी हम फॉरेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं, मशीन, सुइंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें जो रोज रोज में काम आती हैं वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हैवी डिपेंडेंस था उस टाइम इंडियन इकोनॉमी का इंपोर्ट पे। अर्बनाइजेशन लिमिटेड था। ठीक है। पॉपुलेशन उस टाइम पे विलेजेस में रहती थी, बताया था ना, रूरल इकोनॉमी थी। 1948 में सिर्फ 14% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती थी और 86% ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी। जो रूरल पॉपुलेशन है उनके पास कोई काम ही नहीं था एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा था ही बैकवर्ड सेक्टर, प्रोडक्टिविटी थी ही वहां पे कम। ठीक है। तो पॉवर्टी है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं लोगों के पास, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, अभी तो बताया था। ठीक है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ना ही फ्यूडल इकोनॉमी थी ना ही कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी हमारे यहाँ पर, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी थी। पता ही है सबको कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सबको पता है ये चीजें। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, राइट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारे वहां पर, राइट। एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जहां पे फ्यूडलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है दोनों यूज होते थे। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी हमारी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लो थी, प्रोडक्शन कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी है। ठीक है।
तो जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे अगर हम देखें तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था. It was developed only to the extent that it would serve the colonial interest of the British government. अगर रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट, टेलीग्राफ ये सब डेवलप हो रहे थे उस टाइम पे देश में, तो वो किसने करे थे? ब्रिटिश लोगों ने करे थे. क्यों करे थे? अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? So it was directed towards the protection and promotion of the economic interests of British economy rather than the Indian economy. वही जो सब कुछ बनाए थे ये इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में, वो इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए नहीं बनाए थे, अपने खुद के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए थे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली कैसा था? अभी बताया था हमने कि 72% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे. तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होगी ऑब्वियसली इस सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में. लेकिन डीप स्टेगनेशन और क्रॉनिक बैकवर्डनेस जो है सफर करनी पड़ रही थी इस सेक्टर को उस टाइम पे. लो प्रोडक्टिविटी थी, लो प्रोडक्शन थी उस टाइम पे. प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड से कितना आउटपुट निकल रहा है. तो दोनों उस टाइम पे कम थे, एक्सट्रीमली लो थे उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बिकॉज फार्मर्स के पास मीन्स ही नहीं थे, इरिगेशन करने की फैसिलिटीज नहीं थी, और लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल. कुछ उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, डेवलप्ड नहीं था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन दोनों कम है. टेबल 1 देखो आप, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लेवल दिखाता है ये 1947 और 2019-20 में कंपैरिजन बेसिकली दिखाता है वीट का और राइस का. सिर्फ इतना केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी थी, सिर्फ 64 प्रोडक्शन थी इन लाख टन. बहुत ही बैकवर्ड सेक्टर था उस टाइम, बहुत ही गंदी हालत थी एग्रीकल्चर सेक्टर की उस टाइम पे. इतनी कम प्रोडक्टिविटी थी, इतनी कम जो है प्रोडक्शन थी. तो टेबल 1 दिखा भी रही है आपको साफ साफ की जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है नियरली 5.1 टाइम्स कम है वो 1947 में एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ 2019 से 20 तक का. नई बुक में नया डेटा आ गया होगा तो उससे लिख के आना एग्जाम में. ठीक है. जो प्रोडक्टिविटी है राइस की वो भी नियरली 4 टाइम्स लोअर थी इन 1947 एज कम्पेयर टू इट्स लेवल इन 2019-20. प्रोडक्टिविटी जो है वो लो ही थी डिस्पाइट द फैक्ट दैट एरिया अंडर कल्टीवेशन टेंडेड टू एक्सपैंड. राइट. अब पॉपुलेशन धीरे धीरे उस टाइम पे बढ़ रही थी तो खाने की डिमांड बढ़ रही थी, तो एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी कम थी. ठीक है. तो लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ वीट जो है अगर हम देखें तो इट वॉज नियरली 16.8 टाइम्स लोअर एंड दैट ऑफ राइस वॉज नियरली 5.3 टाइम्स लोअर in 1947 compared to their levels in 2019-20. तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों उस टाइम पे कम थी. ठीक है. एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम. तो उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम हमारे यहाँ पर था. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंडिया में एक और सिस्टम लेके आ गए थे, वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम. ठीक है. बेसिकली लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर क्या था, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गया था बिटवीन गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द लैंड एंड टिलर ऑफ द सॉइल. टिलर कौन है? जो लोग उस पर काम कर रहे हैं. देखो ये डिफरेंस दे रखा है कि जो ऑनर्स हैं सॉइल के दे वर द जमींदार्स, जो टिलर्स हैं सॉइल के दे वर द पीजेंट्स एंड लेबरर्स. जो फार्म पे काम करते थे, जमींदारों के फार्म पे बेसिकली काम करते थे, वो टिलर्स थे. और जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू देखें तो इट वॉज अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्कड थ्रू मिडलमैन कॉल्ड जमींदार्स एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स. यानी कि जो पीजेंट्स हैं और जो ब्रिटिश सरकार है, पीजेंट्स को ब्रिटिश सरकार को क्या देना था? टैक्स देना था. और डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं देते थे, वो जमींदार को टैक्स देते थे, और वो जमींदार फिर पीजेंट के बिहाफ पे ब्रिटिश की सरकार को टैक्स देता था. इसको कहते थे जमींदारी सिस्टम. ठीक है. तो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट जो है बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया था ब्रिटिश ने इंडिया में, एंड पर्टिकुलरली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल प्रेसिडेंसी. ठीक है. क्या होता था इस जमींदारी सिस्टम में? तो जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल. इसका मतलब जो प्रॉफिट है एक लैंड पे वो किसको मिलेगा? जमींदार को मिलेगा, कल्टीवेटर्स को नहीं मिलेगा. जमींदार जो है इस प्रॉफिट का कुछ फिक्स्ड सम किसको देगी? ब्रिटिश सरकार को देगी एज लैंड रेवेन्यू, बेसिकली टैक्स के फॉर्म में. और जो जमींदार हैं वो दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड.
यानी कि जो कल्टीवेटर्स है, जो टिलर हैं, उनसे कितने भी पैसे एज टैक्स वो ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे जमींदार, वो जो है ना मैक्सिमम पैसे ले लेते थे उनसे, पीजेंट से, टिलर से, और अपना फायदा देखते थे, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखते थे। ये नहीं देखते थे कि हमारे ही देश के लोग हैं और मैं इनको ये चीट कर रहा हूं। नहीं, ब्रिटिश लोगों ने कितना चालबाजी से गेम खेला था कि खुद टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, खुद पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, जमींदार एस्टैब्लिश कर दिए थे कि गाली मिलेगी तो इनको मिलेगी, हमें इतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, जमींदार इंडिया के लोग थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया एग्रीकल्चर की कंडीशन को सुधारने के लिए या फ्रीडम स्ट्रगल के उसमें। ठीक है, इस टाइम की बात हो रही है। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लग गया, तो लगाने के बाद उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, तो वो देखो, अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी टिलर्स ऑफ द सॉइल, कल्टीवेटर्स की, पीजेंट्स की। कौन कर रहे थे? जमींदार कर रहे थे। जो टिलर्स हैं, दे वर रेड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। कि टिलर्स कौन हो गए थे उस टाइम पे, उनका स्टेटस कम हो गया था कि लैंडलेस लेबरर्स हैं वो। रेट्स जो थे लैंड रेवेन्यू के, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे जमींदारों ने। जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है, उनको फ्रीक्वेंट एविक्शन, बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था इनको। ठीक है, एक ये दे रखा है बॉक्स कि आपका 1943 के टाइम पे बंगाल फेमाइन जो हुई थी, तो फेमाइन का मतलब क्या होता है? सीवियर शॉर्टेज हो जाती है फूड की बिकॉज ऑफ योर क्रॉप फेलियर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंट हंगर और बेसिकली स्टारवेशन हो जाता है उस एरिया में जहां फेमाइन अकर होती है। 1760 और 1493 के बीच में जो इंडिया है उसमें टेरिबल फेमाइंस आती ही रहती थी रेगुलर बेसिस पे, और मोस्ट सिग्निफिकेंट उन फेमाइन में जो थी वो थी ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल ऑफ 1769 to 70। ठीक है, विच क्लेम्ड अ लार्ज टोल ऑफ लाइव्स, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ इस टाइम पे हुई थी। मोर देन 85 मिलियन पीपल दे डाइड ड्यू टू रिपीटेड फेमाइंस। इन कॉन्ट्रास्ट देयर हैव नो फेमाइन रिलेटेड डेथ सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भगवान की दया से कोई भी इंडिया में फेमाइंस जो है वो नहीं आई है। ठीक है, पढ़ क्या रहे थे हम? स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो होता क्या है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब शिफ्ट फ्रॉम योर सबसिस्टेंस कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। सबसिस्टेंट कल्टीवेशन मतलब कि आपके पास लैंड है, आप उस पर क्रॉप्स उगा रहे हो, अपने फैमिली के लिए उगा रहे हो, अब मार्केट में नहीं बेच के आ रहे। तो लोग उस टाइम पे वही करते थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन करवा दिया एग्रीकल्चर का, कि अब जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर करेंगे कमर्शियल प्रोसेसेस के लिए, कमर्शियल कामों के लिए, कि अपनी आप लैंड पे काम करो, मेहनत से काम करो, हमें दे दो, हम बेच के आ जाएंगे मार्केट में। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अब क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ मार्केट में बेचने के लिए, यानी कि सबसिस्टेंस कल्टीवेशन को उन्होंने हटा दिया था, इंडिया से बंद कर दिया था, जो कि लोग पहले से फॉलो करते थे। तो फार्मर्स को शिफ्ट करा गया था कि आप इंडिगो जो है उसको प्रोड्यूस करो, क्योंकि जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बेसिकली, उसको जो है इंडिगो। तो यहां पर भी ये अपना ही फायदा देख रहे हैं, राइट। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटेन में थी, इंडिगो भारत में प्रोड्यूस करवा रहे हैं, भेज वहां ब्रिटेन में रहे हैं। इंडिगो की जरूरत क्यों थी? डाइंग और ब्लीचिंग के लिए ऑफ द टेक्सटाइल ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, और फार्मर्स को ये उन्होंने प्रलोभन दे दिया था कि हम आपको ना एडवांस पेमेंट दे देंगे। ठीक है, एंड कुछ लोग नहीं मान रहे थे, उनको फिर भी फोर्सफुली इंडिगो प्रोडक्शन में लगवाया गया कुछ फार्मर्स को। अब जो एक कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी, ठीक है, दिस एक्सपोज द सबसिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट फॉर देयर ओन सबसिस्टेंस। ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि किसी को पता ही नहीं था कि हम अपनी जो फसल है वो मार्केट में बेच के आ रहे हैं, और वो एकदम से उनको बोल दिया जाए कि आप मार्केट के लिए फसल बनाओ, तो उन्हें नहीं पता कि क्या से क्या काम करना है, कैसे फसल बेचनी है, जो भी चीजें हैं। तो इतने पैसे ही नहीं कमा पा रहे थे फिर वो कि अपनी फैमिली की भी वो सबसिस्टेंस जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर दे। तो बहुत ही गरीब बन गए थे ये लोग उस टाइम पे। ठीक है, एंड स्विचिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कैश क्रॉप्स रेज्ड क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स विच लेड टू दी परपेचुअल इनडेप्टनेस। ऑब्वियस सी बात है, अब एक तो आप ये है क्रॉप्स पे सिर्फ उतनी ही क्रॉप्स उगा रहे हो अपनी लैंड पे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अब आप सबसिस्टेंस से कमर्शियल एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, ज्यादा इनपुट्स चाहिए होंगे। अब पैसे कहाँ से मिलेंगे? लोन से। इनडेप्टनेस जो है इन फार्मर्स की वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट है,
या जमींदार हैं वो क्या कर रहे थे, सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर रहे थे इनसे, पीजेंट से, टिलर्स ऑफ द सॉइल से, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में कर रहे थे। बट इन्होंने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं शो करा इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देख रहे थे जमींदार भी, अपना ही इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख रहे थे। इनको कोई मतलब नहीं था कि जो टिलर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है, कोई भी मतलब नहीं था। एग्रीकल्चर जो है उस टाइम पे हेवीली डिपेंडेंट था आपका रेनफॉल पे, तो अनसर्टेन था। अब रेनफॉल नहीं है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी है, एग्रीकल्चर में तो अनसर्टेनिटी है। कई बार क्रॉप्स उग रही हैं, कई बार नहीं उग रही, तो प्रोडक्शन कम है, पर कैपिटा इनकम कम है देश की, अगेन बैकवर्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डीसैलिनेशन ऑफ द सॉइल जो है दे कुड हैव लेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर, लेकिन ऐसे कुछ स्टेप्स जो है ना ही सरकार ले रही थी, ब्रिटिश सरकार, ना ही जमींदार ने लिए, तो जो स्टेट है एग्रीकल्चर की बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड योर टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो एग्रीकल्चर ब्रिटिश राज के टाइम पे बहुत ज्यादा ह्यूज गल्फ बन गई थी ऑनर्स और टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में। जो ऑनर्स थे दे शेयर्ड द आउटपुट एंड हार्डली शेयर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। और जो टिलर्स थे दे वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। तो एक तो लोग फायदा ही उठाए जा रहे हैं, एक को कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट, लेकिन ऑनर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस जो है एग्रीकल्चर की यही तो होती, जब किसी के पास तो पैसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर दें, लैंड को इम्प्रूव कर दे, जिसके पास पैसा है उसके में इंटरेस्ट नहीं है इम्प्रूव करने का एग्रीकल्चर के कंडीशन को, तो प्रोडक्टिविटी कैसी थी, कम थी। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने तुम्हें कि जो हमारा अब ये बॉक्स देखो, इन डेप्थनेस ऑफ टिलर्स ऑफ सॉइल एंड कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन ऑफ द ऑनर्स ऑफ द सॉइल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो टिलर्स है बिल्कुल पॉवर्टी से जूझ रहे थे, इन डेप्थनेसनेस को उन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ की तरह एक्सेप्ट कर दिया था, और ऑनर्स दूसरी तरफ मजे से कंजम्पशन कर रहे थे। टिलर्स जो है सॉइल के दे वर मेयरली व्यूड एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, लेकिन जो ऑनर्स हैं दे जस्ट व्यूड इट एज अ हेरिडेटरी सोर्स ऑफ इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट। सही इनकम आ रही है घर बैठे बैठे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ रही ऑनर्स को। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज ने क्रिएट कर दी थी। स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की, छोटी छोटी लैंड्स टिलर्स के पास थी, फ्रेगमेंटेड थी कि एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड वहाँ है, तो दिक्कत थी उस टाइम पे। आउटपुट कम हो गया था, हाई कॉस्ट पे आउटपुट यील्ड हो रहा था उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी। सब्सिस्टेंस आउटलुक, फार्मर्स जो है बेसिकली फार्मिंग को देखते थे सब्सिस्टेंस तरीके से कि अपने लिए प्रोड्यूस करा खत्म, मार्केट के लिए हमें नहीं प्रोड्यूस करना कोई सरप्लस, तो उसकी वजह से बैकवर्डनेस थी एग्रीकल्चर सेक्टर में एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर हम देखें बैकवर्डनेस क्यों थी तो ये 4 रीजन है, स्टेग्नेशन क्यों थी तो ये 3 रीजन है, सारे पढ़ाई चुकी हूँ। ठीक है, पार्टीशन जो था उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट था इंडियन एग्रीकल्चर पे। 82% पॉपुलेशन इंडिया में रह गई, पाकिस्तान में बाकी चली गई। 65% फूड ग्रेन एरिया है सिर्फ, और जो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया से, रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया से वो भी पाकिस्तान में चले गए, तो फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा हमारे देश में जो है बढ़ गए थे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। तो बैकवर्ड, स्टेगनेंट, नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर जो थी हमारे यहाँ पर ब्रिटिश राज के टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं था पहले। ठीक है, ब्रिटिश राज से पहले जो रूरल इंडिया थी, इट वॉज अ सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटी। ठीक है, फार्मर्स थे, फंक्शनरीज थे, अच्छे तरह से हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो चल रही थी उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों के आने से पहले। फार्मर्स जो हैं दे वर एंगेज इन क्रॉप फार्मिंग, कैटल फार्मिंग। फंक्शनरीज जो थे जो रूरल इकोनॉमी में वो बाकी सर्विसेज करते थे, जैसे कि शू मेकर्स, वॉशरमैन, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। कोई इंटरमीडिएटरी, जमींदार जो था ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश राज में जो आया था ये जमींदारी सिस्टम, उस टाइम पे वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था स्टेट और फार्मर्स के बीच में। जो फार्मर हैं वो डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू अपने राजा को देते थे। प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस टाइम पे रूरल लाइफ में। ठीक है, इवन जो फ्रेंच ट्रैवलर हैं बर्नियर, इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में काम आ जाएगा पॉइंट ये, उन्होंने 17th सेंचुरी में बंगाल को डिस्क्राइब किया है एज रिचर देन द इजिप्ट, कि जो बंगाल है उस टाइम पे इट प्रोड्यूस्ड एम्पल फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड एक्सपोर्टिंग इन अबेंडेंस। ठीक है, तो ये लाइन आप याद कर लेना, अच्छे से काम आ जाएगी आपकी आंसर राइटिंग में। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है।